खबरों की शुरुआत करते हैं। बीते इतवार दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में वाक़ आर्यभट्ट कॉलेज के बाहर गर्लफ्रेंड को लेकर झगड़े में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के तालिबे इल्म निखिल चौहान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। तो पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके 2 तालिबे इल्मों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में रोज बरोज बढ़ते जराइम के हवाले से दिल्ली खवातीन कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल का बयान सामने आया है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल बहुत बुरी हो चुकी है, यहाँ कोई भी महफूज नहीं है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। दिल्ली में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दिल्ली की पॉश लोकेलिटीज में रहता हो, चाहे वो दिल्ली की झुग्गियों में रहता हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 19 साल का छात्र था, वो अपने कॉलेज के बाहर खड़ा था अपनी महिला मित्र के साथ। उस लड़की को कुछ लोग छेड़ते हैं, ये लड़का लड़की को बचाने की कोशिश करता है तो वो लोग इस लड़के को चाकू से गोद गोद कर मार डालते हैं। ये जहां पे हुआ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बिल्कुल बाहर है, बहुत हाई प्रोफाइल एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे और कॉलेजेस हैं, पूरे देश से बच्चे बच्चियां आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो क्या अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र भी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है? ये जो केंद्र सरकार की महिला सुरक्षा पे लंबी चुप्पी है, ये कब टूटेगी? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय की जाती? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस के संसाधन बढ़ाए जाते? क्यों किसी को भी कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है दिल्ली देश की राजधानी में? तो ये कब तक चलता रहेगा? कब केंद्र सरकार जागेगी? कब अपनी नींद तोड़ेगी? कब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे? बहुत ही शर्म की बात है, कोई सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। हर दिन इतने सारे बलात्कार हो रहे हैं, हर दिन बहुत डराने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं और एक चुप्पी बनी हुई है जो मेरे हिसाब से बहुत शर्मनाक। वहीं आप नेता और वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में गुज़श्ता दिनों में हुए जराइमों की वजह से रियासत में अमनो अमान की सूरत-ए-हाल को लेकर दिल्ली के एलजी पर हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, मेरी याददाश्त में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दिन के अखबार में 4 लोगों की हत्या की खबर दिल्ली के अखबारों में हो। 2 बेटियां घर पे थी, सुबह 4 बजे लोग घुसते हैं, गोलियां चलाते हैं, 2 लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। 29 साल 30 साल उम्र है। जवान 19 साल का बेटा कॉलेज भेजा जाता है, साउथ कैंपस में दिल्ली के पॉश इलाके में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि कोई लड़की को छेड़ रहा था और उसने बीच बचाव किया। मंगोलपुरी के अंदर कोई किसी को गाली देता है, वो उसको टोकता है तो अपने बेटे को बुला के चाकू घोंप देता है, हत्या कर देता है। आप सोचिए आज दिल्ली के लोग किस तरीके के माहौल में जी रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सहमे हुए हैं, परेशान हैं कि वो कहां पे महफूज हैं। उस नौजवान लड़के के पिता की आप वीडियो देखिए, वो जिस तरह से बिलख बिलख के रो रहा है। उसका परिवार और ये सारे परिवार कभी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। ये पूरे हमेशा के लिए जो है ये परिवार बर्बाद हो गए। क्या आपने सुना कभी कि एलजी साहब इन परिवारों से मिलने गए हों? नग्न अवस्था के अंदर एक लड़की को 20 किलोमीटर तक दिल्ली के अंदर खदेड़ा गया। एलजी साहब उनके घर गए? नहीं गए। किसी बड़े अफसर को सस्पेंड किया? नहीं किया। आज हालत ये है कि जिन लोगों के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उनके पास कोई काम ही नहीं है। सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि आपको कानून व्यवस्था देखनी है। कभी एलजी साहब किसी थाने के औचक निरीक्षण पे गए हों? मुझे बताइए। कभी रात को एलजी साहब निकले हों कि भाई बीट पे कांस्टेबल जाता है नहीं जाता? नहीं है। और पुलिस भी क्या करे। मैं जितने थानों में जाता रहा हूं, मैंने देखा कि उनके अंदर जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उसकी कहीं पे 30% है, कहीं पे 35% है, कहीं पे 40% है। आप एक बताइए, आदमी आपको 100 चाहिए थाने में, आपके पास 40 लोग होंगे तो आप कैसे इलाका चलाओगे? कौन सी बीट पे भेजोगे, कौन सी बीट पे नहीं भेजोगे? किससे इन्वेस्टिगेशन कराओगे, किससे लॉ एंड ऑर्डर कराओगे? और पुलिस है कहां सारी की सारी दिल्ली की? वीआईपी अरेंजमेंट्स में। सारी दिल्ली की पुलिस वीआईपी अरेंजमेंट्स के अंदर व्यस्त है।
नई दिल्ली के दरियागंज में वाक़ दिल्ली वक्फ बोर्ड दफ्तर के बाहर एक बार फिर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है। इन इमामों का कहना है कि गुज़िश्ता 14 महीनों से दिल्ली वक्फ बोर्ड की मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से इमाम और मुअज्जिन गुर्बत की मार झेल रहे हैं। यही वजह है कि इन इमामों और मुअज्जिनों को मजबूर होकर अपनी तनख्वाह के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज करना पड़ रहा है। इमामों का मुतालबा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड जल्द से जल्द इनकी तनख्वाह अदा करे, क्योंकि बकरीद का त्यौहार भी नजदीक है और ऐसे में माली तंगी से बुरा हाल है। कांग्रेस के वक्त में जो है कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर हम ये बात कहते हैं तो हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि आप मुखालिफ पार्टियों के भेजे हुए हो, आप उनका समर्थन कर रहे हो। इसलिए हम ये बात ना कहते हुए हम ये कहेंगे, चेयरमैन साहब से गुजारिश करेंगे कि हमारी तनख्वाहों की तरफ ध्यान दें। हमारा रमजान भी ऐसे निकल गया, ईद भी ऐसे निकल गई और ये बकरीद भी आने वाली है 10 दिन बाद। तो अल्लाह के वास्ते इमामों की तरफ थोड़ा रहम की नजर इनायत करें और इमामों की तनख्वाहों को जारी करने के कष्ट करें। आलिम जो एक माशरे के रहनुमाई करने वाला है, वो आज वही आलिम सड़कों पर है। हमारा मकाम ये नहीं है कि हम यहाँ सड़कों पर आकर के इस तरह से अपना जो है वो करें कि हमारे उसूल के और हमारी शान के खिलाफ बात है और मुसलमानों की शान के भी खिलाफ बात है और वक्फ बोर्ड के भी खिलाफ है और चेयरमैन साहब के भी खिलाफ है ये बात। लेकिन मैं बात जानना चाह रहा हूँ, कई महीने पहले भी मिले थे और बार बार मिल रहे हैं। जिस आदमी को 14 महीने की रेगुलर तनख्वाह ना मिले उसका गुजारा कैसे चले? आप भी समझ सकते हैं, वो भी समझते हैं और भी समझ सकते हैं इस बात को। बीच बीच में कभी कभी पहले वैसे तो कई साल जैसे ही चल रहा है, लेकिन 2 महीने की मिल गई, 3 महीने की मिल गई, 4 महीने बाद मिल गई, 6 महीने बाद मिल गई। पिछली बार भी 11 महीने की रुक गई थी, इस बार तो 14 महीने हो गए। और अभी कई महीने पहले जब मेरी बातचीत हुई थी चेयरमैन साहब से, हम लोग आए थे यहाँ, तो उन्होंने मैं ये कहा था कि भाई मेरे अकेले के दस्तखत से जो है तनख्वाह नहीं निकल सकती। मैंने कहा जी जो वक्फ बोर्ड में अगर आपको ग्रांट नहीं मिल रही है, जो वक्फ बोर्ड में किराया जमा हो रहा है या इसकी जो आमद हो रही है, उसमें से निकाल करके कम से कम 1-2 महीने की तनख्वाह दे दें। दिल्ली वक्फ बोर्ड जब से केजरीवाल जी बनाए हैं और आइमा हजरात के तनख्वाह न आने की वजह से यहाँ पर केजरीवाल की वजह से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले तनख्वाह रिलीज की गई थी, उसके बाद भी आप लोगों ने एक बयान दिया था कि हमें कोई इस तरह की शिकायत के बाद भी इस तरह की हालत पैदा होती है, तो क्यों इस टाइम पर क्यों उसके जमात में बयान देते हैं? जी इस वजह ये है सर कि जो तनख्वाह ना आने की वजह तो सारी चीज़ें आइमा हजरात के लिए तनख्वाह जब आती रहेगी तो इस तरह कोई आएगा नहीं सड़कों में, ना कोई वजह बनेगी। चंद पैसे की तनख्वाह मिलती है आपको, उसके बाद क्यों बड़ा कसीदे पढ़ते हैं इमाम हजरात, क्या वजह है आखिर? कि पैसों के लिए सिर्फ खामोशी होती है और पैसा न मिलने पर फिर वावेला मचाया जाता है? नहीं, बहुत सारी आइमा हजरात है जो उनके साथ है भाई, जो उनके हैं दोस्त अहबाब, वो लोग कसीदे पढ़ते होंगे। यहाँ पर कसीदा के यहाँ तो पेट कुरवल्ला पड़ रहा है, तो सच्चाई है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार आपके मुतालबात को मानेगी और आपके जो 14 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है वो आपको मिल पाएगी आसानी से? जी अभी तक तो आसानी से मिलने का कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह के जात से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगर हम लोग इत्तेहाद से यहाँ बैठेंगे तो इंशाल्लाह मिल। कितने महीने की तनख्वाह है? 14 महीने की तनख्वाह मेरा रुका हुआ है। ना मिलने के वास्ते क्या अगला कदम होगा आपका? ना मिलने का अगला कदम यही है कि हम जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी हम तो यहाँ धरना देते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अब्दुल समद है, कला मस्जिद रहमान जेब मुस्लिम साहब। 14 महीने हो गए तकरीबन, 14 महीने हो गए और 14 महीने से एक भी तनख्वाह नहीं मिली है। हम लोग गुजारा भत्ता कैसा करा जा रहा है महंगाई के हिसाब से? महंगाई के हिसाब से हम लोग कर्ज लेकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग बहुत कर्जदार हो चुके हैं। कर्नाटक में 10 किलो चावल मुफ्त देने के मंसूबे पर सियासत गर्मा गई है। मरकजी हुकूमत ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक से रियासती हुकूमत को गेहूं और चावल की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। आपको बता दें कि इस मामले पर कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत अन्न भाग्य मंसूबे के जरिए बीपीएल खानदान के हर फर्द को 10 किलो चावल देने का चुनावी वादा पूरा करना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसमें रुकावट बन रही है। कर्नाटक मुफ्त में चावल का मुतालबा नहीं कर रहा है और रियासत चावल की फरोख्त के लिए तैयार है। मरकजी हुकूमत सिर्फ सियासत कर रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में तकरीबन 5 महीने का वक्त बचा है। तमाम सियासी दल चुनाव की तैयारियों में मसरूफ हैं। इस मौके पर बीते रोज आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल चुनावी बिगुल फूंकने राजस्थान के श्री गंगानगर पहुंचे। यहां एक जलसा आम से खिताब करते हुए केजरीवाल ने मौजूदा हुकूमत पर जमकर निशाना साधा।
इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने गहलोत हुकूमत पर आरोप लगाया कि वो बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन्होंने दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या दिया आपको? 50 साल कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। कोई स्कूल बनवाए आपके लिए? कोई अस्पताल बनवाए आपके लिए? कोई सड़कें बनवाई आपके लिए? एक ही चीज दी इन्होंने, केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। दोनों पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचार दिया। मेरे को पता चला सरकारी नौकरी के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, बिना रिश्वत दिए सरकारी नौकरी नहीं मिलती। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? पैसे देते हैं तो सरकारी नौकरी मिलती है। अभी अभी पंजाब में 30,000 नौकरियां दी हैं, एक नया पैसा नहीं लिया किसी ने, मेरिट के आधार के ऊपर सारी नौकरियां दी हैं। क्यों? मुख्यमंत्री अगर ईमानदार होगा, पार्टी अगर ईमानदार होगी, मंत्री अगर ईमानदार होंगे तो मजाल कोई अफसर पैसे ले ले। वही अफसर हैं, वही सारा तामझाम, वही सिस्टम है। अब ईमानदार सरकार आ गई, सारी नौकरियां ईमानदारी से दी जा रही हैं। जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, यही अशोक गहलोत आरोप लगाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार कर दिया। कहते थे कि नहीं कहते थे? अब जब इनकी सरकार आई, वो बेचारा सचिन पायलट रो रो के मर गया। कहता है वसुंधरा राजे को गिरफ्तार करो। गहलोत कहता है मैं नहीं करता, मेरी बहन लगती है। अब तुम्हारी बहन हो गई। पहले तुम चिल्लाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, अब जब सरकार में आए तो तुम्हारी बहन हो गई। तो ये तो बहन भाई का रिश्ता हो गया जी दोनों का। आज मैं राजस्थान के लोगों से जानना चाहता हूं, आपको दोस्ती की राजनीति करनी है, अगर आपको इनको बहन भाई के रिश्ते की राजनीति करनी है, इनको वोट दे देना। अगर आपको देशभक्ति की राजनीति चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। जैसे जैसे राजस्थान में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, रियासत में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस बीच राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का ताज़ा बयान सामने आया है। सीएम अशोक गहलोत ने किसानों को लेकर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कहना आसान है, हिंदुस्तानी हुकूमत को बताना चाहिए कि इस सिमत में गुज़िश्ता 5 सालों में कितने कदम उठाए गए हैं। दोगुनी करने की बात कहना बड़ा आसान है, कदम क्या उठाए यार ये बताए भारत का। आपने पिछले कौन सा सरकार बनी है, ठीक, आपने क्या क्या कदम उठाए? नंबर 1, 2, 3, 4, 5, जैसे कि हमने प्रयास ही किया हो। डबल इनकम बोनस जोड़ दीजिए बात, आपने प्रयास किए गए बताओ। उसमें आपने 3 काले कानून बनाए कि आज 500-600 किसान में बहुत होगी। हम जो कदम उठा रहे हैं आप गिन लीजिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इतने फर्क है। हम चाहते हैं अच्छा बीज, अच्छा खाद उनको मिले, और हमारा कई इलाके तो बरसात पर निर्भर करता है। हम चाहते हैं सिंचाई के साथ बढ़ाएं। परसों यहाँ कहा था माइक्रो इरिगेशन में जोड़ देंगे हम लोग। अगर हमारी सरकार बनती वापिस, हम चाहेंगे अगली बार छोटे छोटे डैम बनाए, डैम बना करके जैसे आंध्र प्रदेश में बनाएंगे उस प्रकार से उनको खेती करवाएं सिंचाई से। एक फसल के बजाय 2 फसल ले सकता है, 3 फसल ले सकता है। ये हमारा थीम रहेगा आगे से। हम सोचते हैं कि इस प्रकार आमदनी बढ़े, इसमें हम कोई कमी नहीं रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेले लगने के माध्यम से उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनको इनाम दिए जा रहे हैं, प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, कुछ और इनका प्रोग्राम करें। दिल्ली में राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम में जेपी विरासत बचाओ संघर्ष समिति की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें गांधीवादी सोच से वाबस्ता सियासी सामाजिक कारकुनों ने शिरकत की। प्रोग्राम में आवाम से खिताब करते हुए प्रोफेसर आनंद ने कहा कि गॉडसेवादी नजरिया रखने वाले लोग महात्मा गांधी के नजरिए को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए गांधी जी से वाबस्ता तालीमी इदारे गांधी विद्या संस्थान की जमीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। प्रोग्राम में मौजूद आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि नाथूराम गॉडसे को अपना आइडियल मानने वाले लोग महात्मा गांधी के वजूद और उनकी सोच को खत्म करने पर आमादा हैं। इसके लिए सभी गांधीवादी लोगों को सड़क से संसद तक मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पूरे देश में गांधी के संस्थानों को कब्जा करना चाहती है, गांधी के विचारों पर कब्जा करना चाहती है। और इसके पीछे का कारण ये है कि जब
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेना होगा तो आपको अहिंसा की बात करनी होगी, भाईचारे की बात करनी होगी, एकता की बात करनी होगी, ग्राम स्वराज की बात करनी होगी। तो मुझे लगता है ये काम तो बीजेपी को करना नहीं है, उनको तो दंगे फसाद और नफरत फैलाना है। इसलिए वो इन संस्थानों को कब्जा करके अपने विचार थोपना चाहते हैं। जो सर्व सेवा संघ में हो रहा है काशी के अंदर, वाराणसी में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उनके नाक के नीचे ऐसी घटना हो रही है, उस संस्थान को कब्जा किया जा रहा है जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बनवाया। मुझे लगता है कि इस पर तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए सरकार को, और जैसे भी पार्लियामेंट चलेगी मैं मामले को उठाऊंगा। देखिए, बड़ा गंभीर विषय है कि गांधी विचार संस्थान, विद्या संस्थान को उनकी ज़मीन पर भी अब जो है मोदी सरकार की नज़र है, उसको छीनना चाहती है। तो ये तो बड़े शर्म की बात है। हालांकि इसके पीछे तो हम जानते हैं कि गांधी विचार ही देश से ख़त्म हो गया है, उसके लिए सब कुछ हो रहा है। तो ये तो मोदी सरकार की फजीहत हो रही है। मोदी सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है कि ये लोग जो है विपक्ष में किसी को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते। तो विपक्ष पे हर तरीके से हमला हो रहा है, मतलब हर संस्था पे हमला हो रहा है। विपक्ष के जो भी संस्थाएं हैं, जो भी इनके विचार के खिलाफ है, उस पर हमला है। चाहे गांधी विचार हो, चाहे अम्बेडकर विचार हो, चाहे और जितने भी हमारे विचारधारा हैं जो विपक्ष में है मोदी जी की, उन सभी विचारधाराओं पर हमला है, उनकी जमीन पर हमला है। समाजी विचारधाराओं पर राजनीतिक विचारधारा से कब्जा करने समाजी तो राजनीति बिल्कुल है, क्योंकि ये तो गोडसे के मानने वाले हैं, गांधी को तो मानते नहीं हैं। तो इसलिए अब तो उनका चेहरा और सामने आ गया है कि अभी गांधी विद्या संस्थान का जो मामला आप देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल इनका जो चेहरे में थोड़ा बहुत पाउडर था ना, वो भी बिल्कुल आ गया है, सामने से करके आ गया कि असली लोग ये हैं। तो देखिए, देश में लोकतंत्र संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है, और अभी गांधी संस्थाओं को भी हमला हो रहा है। तो बड़े शर्म की बात है, पूरे देश में ये बात जा रही है कि जो नॉन कंट्रोवर्शियल संस्थाएँ हैं, जिन्होंने कभी किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ गांधी विचार पे काम कर रहे हैं, उनको भी जो है उन पर भी निशाना साधा जा रहा है, उनकी भी ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, हर तरीके से कुचला जा रहा है। ये कोशिश है कि गांधी की विचारधारा को खत्म करने के हिंदुस्तान से जो प्रयास है दिखाई दे रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि अभी हमारे माननीय सांसद संजय सिंह ने बताया कि भाई एक फिल्म आ रही है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो देश की आज़ादी अगर गांधी नहीं होती तो 32 साल पहले मिल गई होती। तो ये सब गांधी को खत्म करने का, गांधी को ही खत्म करने का जो है षड्यंत्र है। लेकिन देखिए, देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, ये होने वाला नहीं है। हिटलर के अनुयायी हैं ये लोग सब तरह जानते हैं, इनका चेहरा अच्छी तरह पहचानते हैं। आने वाला इलेक्शन जो है इनके लिए इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ।